नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आज हमारे न्यूज़ इंडिया टीवी 24 की टीम पहुंची शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों के पास। इन्होंने चैनल के माध्यम से अपनी अपनी राय रखी। देखते हैं, आइए जानते हैं इन लोगों का इसमें क्या कहना है। रोजगार कहाँ से दें? पैदा करिए रोजगार। सत्ता किस लिए संभाली थी? आपने सत्ता संभाली थी तो आपकी ड्यूटी थी। अब मैं देख रही हूँ, पहाड़ों के अंदर जाके देखिएगा आप, वहां रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते, करवाए जा सकते थे। आपने क्या किया? आपने पहाड़ों को बंजर बना दिया। आपने सारे जंगलों से आप रोजगार कमा सकते थे, आपने जंगलों को कटान कर दिया, सारे जंगलों का। आपने नदी नालों से और जो इतने यहाँ डैम बना दिए उत्तराखंड के अंदर, आप इस पे रोजगार इकट्ठा कर सकते थे। आपने रोजगार की जो आपकी रणनीति है, आपने उसे तैयार नहीं की। आप जैसे टिहरी डैम बना है और दूसरे बहुत सारे डैम बन रहे हैं, आपने उनके अंदर जब वो बनाए थे, आपने इतने बड़े बड़े ये यहाँ प्रोजेक्ट चलाए थे। इन प्रोजेक्ट के अंदर आपको पहले रोजगार की आपको वहाँ पे सुई चबानी चाहिए थी कि पहले यहाँ रोजगार इकट्ठा हो, यहाँ के लोगों को, यहाँ से पलायन करेंगे लोग। यहाँ डैम बनेंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर, हर नदी पे इन्होंने डैम बना दिए हैं और वहाँ डैम नदी तो बना दी, आप कहाँ से लोगों को यहाँ बसाते हैं लाके। लेकिन यहाँ की इस उत्तराखंड की जनता को आपने नहीं सोचा उस समय कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये पलायन करेंगे यहाँ से। उजाड़ दिया आपने। मैं टिहरी से उजड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि जब टिहरी डैम बना था तो हम सारे के सारे रिहेबिलिटेट किए गए थे, तो हमारा रोजगार का था। हमें 50 गज का आपने एक प्लॉट दे दिया और कहा कि जाओ यहाँ से निकल जाओ। तो ये नीति जब इस सरकार की है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार तो पैदा किए जाएंगे। हमें अगर 50 गज का टुकड़ा आप दोगे, या तमाम उत्तराखंड के अंदर जहाँ डैम बन रहे हैं वहाँ रिहेबिलिटेशन के नाम पे आप उसे 50 गज का टुकड़ा देके कि मकान कहीं बना ले, बाकी हमारी संस्कृति, हमारे रोजगार, हमारा जो जुड़ाव था उस जगह से, उसके बारे में तो आप सोचते ही नहीं है। और वो भी मत सोचिए आप, कम से कम रोजगार की तो सोचिए। कितने लोगों को लगाया टिहरी डैम में इन्होंने रोजगार में? आप देखिए 10% भी नहीं लगा। क्या हम ये माने कि जो पहाड़ से बच्चे आकर पढ़ के शिक्षा ले रहे हैं और देहरादून के अंदर, और फिर प्लेन की और पहाड़ की जो बात आती है तो उसमें जो नौकरियां हासिल होती हैं, तो नौकरी तो हासिल हो ही नहीं, तो आप वहाँ सर आके यहाँ पर रहे हैं तो क्या रोजगार बच्चों को नहीं मिलता इसमें? देखिए, मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि जब रोजगार का मुद्दा सरकार को तय करना है, बहुत सारी चीजें जो सरकार को तय करनी है और जनता उस पर अपना हार्ड मास लगा के अपनी मेहनत से उस रोजगार पे इन्वॉल्व होती है और कमाती है। जब सरकार के पास कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, रोजगार जैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई भी देश की समृद्धि, कोई भी देश इस बात पे चलता है कि उस देश की जनता कितनी खुशहाल है। और जब हमारी सरकार के पास ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हमारी जनता खुशहाल हो, तो रोजगार कहाँ से देगी? जब कॉन्सेप्ट नहीं है सरकार के पास कि हमें रोजगार देना है और अपने लोगों को सुरक्षित करना है, उसके भविष्य को सुरक्षित करना है, तो सरकार ने रोजगार जैसे शब्द से अपनी आंखें बंद कर ली है। रोजगार की ऐसी व्यवस्था, कोई नौकरी की व्यवस्था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे, ये संकेत मिल चुके हैं। अब देखिए आप, जेल भविष्य आ गया उनका। ये नौजवान बच्चे हैं, हाँ, किससे मांगेंगे नौकरी? किससे मांगेंगे नौकरी? जेल भविष्य हो गया और एक तगमा लग गया इनके सिर के ऊपर कि आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। रही बात नशा की, अब नशे के हालात के लोगों को देखिए आप, आपको पता है, पूरी सरकार को पता रहता है कि नशा करने वाले बच्चे कहाँ से नशा खरीदते हैं, कौन से अड्डे हैं। आप उन पे बैन नहीं लगाते, आप उनको रोकते नहीं हैं, आप उनको खुलेआम चलने देते हैं, तो कौन सा रोजगार देंगे? ये रोजगार देंगे नशे में डाल के बच्चों को। तो क्या माँ बाप जो पढ़ाते हैं तो क्या वे इस पे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? या अगर हम उसकी बात करें कि जो अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ाते हैं, उस पर इतनी भारी मात्रा में किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों पर पैसा लगा पढ़ाते हैं, तो बच्चे आगे पढ़ेंगे या उसके मजदूरी पर बच्चों का फोकस रहेगा? सरकार तो रोजगार दे नहीं पा रही है। बच्चों का कहना है, जो आजकल के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, रोजगार की मांग करते हैं लेकिन रोजगार मिल नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से धरने को देखा जाए तो इस बड़े विवाद हो रहे हैं। बच्चे जो जेल में बैठे हैं उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, अगर माँ बाप की और शिक्षा की बात है तो मैं बहुत विनती करती हूँ हर माँ बाप से, अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर, हर हाल में उनको ग्रेजुएट कराएं। ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है बच्चों को, चाहे फिर वो ठेली चला ले, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर। दूसरी बात की, ये धरने की बात कह रही है, वही मैं कह रही हूँ, आज ये सरकार हमारे इस प्रदेश की जनता को इतना मजबूर कर चुकी है कि इनका भविष्य इन्होंने जेलों में तय कर दिया है।
इनका भविष्य इन्होंने धरने प्रदर्शनों में तय कर दिया है, इनको बेरोजगार बना के इनका भविष्य तय कर दिया गया है। तो ऐसे हालात में क्या इंसान, क्या इस प्रदेश की जनता कहाँ को जाएगी, क्या करेगी, किस तरीके से वो अपने आप के, अपने बच्चों का, अपने को सुरक्षित कर पाएगी जब इंसान के पास कमाने के लिए कुछ नहीं होगा। उसकी बीमारी है, उसका घर चलाना है, उसकी ब्याह शादी है, हर तरीके की चीज़ें वो तो ख़त्म हो गया, हर तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जब उनको ख़त्म ही तुमने करना है तो मैं कहती हूँ कि सरकार इन सबको एक बुलडोजर से, तुम्हारी नीति बुलडोजर वाली है, इसी से पीस के ख़त्म कर दें। जो तुमसे रोज़गार मांगेगा आप ख़त्म कर देंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा नहीं है, इस उत्तराखंड के अंदर रोजगार के इतने रिसोर्सेज हैं, अगर आप चाहते तो इस उत्तराखंड का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं होता। आप चाहे पर्यटन के उस पर देख लें, चाहे आप दूसरे कई सारे हमारे ऐसे इदारे हैं, कई चीज़ें हैं जहाँ से आप रोजगार पैदा कर सकते थे। रोजगार तो पैदा करना सारी चीज़ें आती हैं। ये रोजगार शब्द अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि कोई भी देश, कोई भी जगह, वहाँ की जनता, ये देश बनते हैं जनता से, लोगों से, और एक माशरा बनता है, वो कहाँ से बनता है? वो लोगों से ही बनता है। और हम इस बात का आंकलन करेंगे कि कोई देश के अंदर रहने वाले लोग समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और रोने धोने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, तो हम आंकलन करते हैं कि नहीं भाई, उस देश के अंदर अच्छे रोजगार के अवसर हैं, लोगों को हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है, वहाँ की जनता खुशहाल रह रही है। लेकिन अगर मैं तो उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, पूरे देश की बात नहीं कर रही हूँ। रोजगार के लिए जब ये बात करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, कैसा रोजगार दे रहे हैं? अभी हाल फिलहाल के जो मसाइल हैं, जो वो धरने पे बच्चे बैठे हुए हैं, जो जेल के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चा माँ बाप पैदा होते ही सोचता है कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और ये एक काबिल बनेगा, रोजगार लायक बनेगा, वो बच्चा अगर बड़ा होते होते, वो 12वीं पे आते आते, इंटर पे, आपके ग्रेजुएशन में आते आते और हायर एजुकेशन तक पहुँचते पहुँचते उसे ये उम्मीद होती है कि मुझे रोजगार तो बहुत दूर की बात है, जो मेरे माँ बाप की कमाई और पूंजी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी मेरी पढ़ाई में, और मेरे पास कोई इस बात का नहीं है कि मुझे कहीं से कोई जो नौकरी, कहीं से कोई जॉब या कोई अच्छा रोजगार मैं खुद से कर सकूं। तो उसका क्या कहेंगे आप? उसे रोजगार कहेंगे। आप लोगों से बोलते हैं कि भाई आप रोजगार हम दे रहे हैं, कौन सा रोजगार दे रहे हैं? तुम्हारे रोजगार की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी सरकार हमको कहती है कि हम तो सबको रोजगार दे रहे हैं, कहाँ रोजगार है? अगर रोजगार होता तो आज क्या अब ये हालात उत्तराखंड के ना होते। लोगों के बच्चे जिन्होंने आशाएं पाल पाल के बैठे हुए थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कहीं रोजगार कमाएंगे, जो बैठे हुए थे कि चलो अगर नहीं पढ़ लिए, नहीं भी करेंगे तो उनको दूसरे अवसर प्राप्त हो जाएंगे, दूसरे अवसर पर अपनी कमाई इनकम कर लेंगे, लेकिन वो भी खत्म कर दिया आपने। आप तो पकौड़ा तलने वाली बात कहते हैं कि हम रोजगार के अवसर देते हैं। आप अगर एक आदमी जो हायर एजुकेशन लेके आए, तुम उसे कहो कि तू पकौड़ा तल दे, तू जाके ठेले में काम कर ले, मैं उस काम को बुरा नहीं कहती हूँ, वो भी कर सकती है, जिसे अपना पेट पालना है वो भी कर सकता है, लेकिन तुमने तो अवसर ही समाप्त कर दिए। आज वो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, आपने जेल उनका भविष्य बना दिया, आपने लोगों के अंदर ये बात भर दी है, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे। जमीयत काम कर रही है। देखिए, जमीयत का भी एक प्रोग्राम है और हम अपने शहरी एतबार से अपने मोहल्ले दर मोहल्ले इमामों को साथ लेकर के हम लोग प्रोग्राम के चला रहे हैं। नशा, चूँकि सारी दुनिया जानती है कि नशा एक ऐसी इल्लत और ऐसा ख़तरनाक ऐब है कि इसकी वजह से इंसान की सेहत तो ख़राब होती है, समाज भी ख़राब हो जाता है। तो हम लोगों ने काफ़ी दिनों से इस बारे में कई मरतबा माननीय SSP साहब से और DIG साहब से, सब लोगों से रिक्वेस्ट की कि इसमें थोड़ा सा हम लोगों का साथ दें। वो अपने तरीके से चलाते हैं प्रोग्राम, मगर हमारा प्रोग्राम चलाने का एक तरीका अलग होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस और जो समाजी कारकुन हजरात हैं वो सारे मिल के अगर एक ही लाइन पर काम करेंगे तो ये बात काबू में आ सकती है। तो हम लोग तो अपने तरीके से इमामों को साथ लेके मस्जिद दर मस्जिद, मोहल्ला दर मोहल्ला हम लोग काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें, क्या पुलिस प्रशासन भी आपके साथ जाता है या आपकी जमीयत के लोग खुद अपने आप जाते हैं? नहीं, पुलिस प्रशासन कहीं भी हमारे साथ नहीं जाता। सही पूछो तो इसमें पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी ढील की वजह से बात काबू में नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस प्रशासन के यहाँ एक मानव वो बना हुआ है। उनके यहाँ मानना यह है कि भाई आपको इतना नशा मिलेगा तो आप बंद करेंगे, इतना नहीं मिलेगा तो नहीं बंद करेंगे, थोड़ा मिलेगा ज्यादा मिलेगा तो आप उसको छोड़ देंगे, या पुलिस वाले कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक की वजह से उसको जो है नजरअंदाज करके उस बात को छोड़ देते हैं।
और किसी भी काम पर कदगन लगाने के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए आपको हर चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। तो हमारे साथ पुलिस इसमें कोई मदद नहीं कर रही, हम लोग तो खुद ही अपने तरीके से चला रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, कि हम अपने हिंदुस्तान को और अपने शहर को और अपने बच्चों को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हम इस पर खुद से मेहनत करें। तो जमीयत उलमा हिंद जो है इस पर मेहनत कर रही है। और हम इमामों को मस्जिद और मस्जिद जैसे जुमों में, चूंकि आमतौर पर ये जिन इलाकों में जो है नशोनुमा है इसकी और जब पाया जाता है नशे का मामला, तो वहां हमें छोटे छोटे मकतब कायम करने की जरूरत है और वहां इमामों से हमें ज्यादा मदद मिलती है। खासकर मुस्लिम एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। वक्फ बोर्ड के पास तमाम इस वक्त जो है ज़राए हैं, बहुत सारी जायदादें हैं उनके पास में। अगर स्कूलों को वहाँ पर डेवलप किया जाए तो वहाँ लड़कियों के लिए भी स्कूल बन सकते हैं, लड़कों के लिए भी स्कूल बन सकते हैं। और उसके अलावा जो नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, ड्रॉप आउट हैं या अपने कारोबार कर रहे हैं, वो भी तालीम हासिल कर सकते हैं NOS के ज़रिए या इग्नो के ज़रिए। तो ये प्रोग्राम को लेकर के हमने वक्फ बोर्ड के जो इस वक्त CEO साहब हैं, मुख्तार मोहसिन साहब से उनसे मुलाकात की। उनको बताया कि आपके इस देहरादून शहर के अंदर जो वक्फ बोर्ड के हैं 4 स्कूल हैं, उसमें ख़ास करके मुस्लिम कॉलोनी का जो स्कूल है लक्की बाग का, जो वक्फ का है, वक्फ नंबर 10 के अंदर, वो स्कूल के पास में तकरीबन 2.25 बीघे के करीब जगह है। 6 कमरे वहाँ पे बने हुए हैं। 5वीं तक वो स्कूल चल रहा है, मगर उस स्कूल की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, एकेडमिक के हिसाब से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब भी। तो हमने उन लोगों से ये कहा कि अगर आप इसमें इस स्कूल को डेवलप करते हैं तो इसके अंदर 5 घंटे के लिए लड़कियों का स्कूल चल सकता है और 5 घंटे के लिए लड़कों का स्कूल चल सकता है। और शाम को जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको इग्नो से और जो है NOS से 12 कराया जा सकता है। इससे क्या होगा कि वो पूरी की पूरी 10,000 की आबादी है, वहाँ पर तकरीबन 10,000 के लोग रहते हैं, उनकी लड़कियों की आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि टैक्स बढ़ा है, तो इसमें टैक्स की जो प्रोसेस बढ़ाई गई है, फीस बढ़ाई गई है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं? इसमें देखिए, अभी जो नगर निगम में बोर्ड की मीटिंग हुई है और उसमें जो टैक्सेस जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं, मिसाल के तौर पे विरासत है, हिबेनामा है, उत्तराधिकारी है, इन सब पे 5,000 रुपये कम से कम उन्होंने म्यूटेशन फीस रखी है। मैं भी पार्षद रहा हूँ बोर्ड में। मेरे ज़माने में 89 में 50 रुपये म्यूटेशन फीस थी, जो 90 तक रही। और 90 के बाद अब तक जब बोर्ड की मीटिंग हुई है, 150 रुपये म्यूटेशन फीस थी। अब 50 या 150 रुपये से बढ़ा के आप 5,000 रुपये मिनिमम फीस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भार शहर के लोगों में है। टैक्स को 3 भागों में बांटा है नगर निगम। देखिए, एक तो वो बस्ती है जो पुरानी बस्ती है, पुराने वार्ड हुआ करते थे 70-72 वार्ड, और एक वो बस्ती है जो बड़े अभी पिछले समय 30 वार्ड बढ़ाकर 100 वार्ड करे गए थे। उन्हें 10 साल का उन्हें टाइम दिया गया था। 10 साल के बाद उन पर टैक्सेस जो है वो फिक्स हो गए। तो हमारा कहना ये है कि ये जो नए वार्ड हैं 30 के करीब, इनमें जो पैमाना नगर निगम का हो वो पुराना वाला पैमाना होना चाहिए। अगर आज के पैमाने पे या आज की वैल्यूएशन निकाल के करते हैं तो बहुत बड़ा बोझ उन लोगों पे जो नए वार्ड हैं उन पर पड़ेगा, जो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम मलिन बस्ती की करें तो देखिए, मलिन बस्ती 153 बस्ती इस शहर के अंदर है, और 153 बस्तियों में लगभग 30% बस्तियों पे अभी तक टैक्स जो है 40-50 साल के पीरियड में नगर निगम लगा पाया है। सबसे पहले उनका सर्वे होना चाहिए, उन पर टैक्सेस लगने चाहिए और उन्हें स्वामित्व का अधिकार देना चाहिए, जो नगर निगम दे नहीं रही। 40 साल से 50 साल से उन्हें बहकाती आ रही है कि साहब टैक्सेस लगाएंगे, तुम्हारा स्वामित्व देंगे, तुम्हारे स्वामित्व परिवर्तन करेंगे। और बहुत बड़ा हिस्सा इस शहर का जो है वो मलिन बस्तियों में रहता है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 153 बस्तियाँ हैं, तो उन पर जो टैक्स का पैमाना होना चाहिए वो उसी वैल्यू उसी आधार पर होनी चाहिए जिस तरह की वो बस्ती हैं, जिस तरह के आप वहाँ सुविधाएँ दे रहे हैं। नगर में आप सुविधाएँ दे नहीं रहे, सफाई व्यवस्था तुम्हारी ठीक नहीं है, नाला व्यवस्था तुम्हारी ठीक नहीं है, लाइट सिस्टम तुम्हारा ठीक नहीं है, विद्युत प्रकाश तुम्हारा ठीक नहीं है, और जगह जगह कूड़ों के ढेर लगते हैं। और दूसरे जो आपने समिति बनाई है घर से कूड़ा उठाने की, वो आज तक वर्क नहीं कर पाई। आप 15-20 साल वो कमेटी बनाए और उनका वर्क बताएं ना, क्या वर्क बनाया, किस घर